Hi, welcome to ISPCS Aspen channel. Today is 25th of July और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये न्यूज़ एनालिसिस आपका यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप में बेसिकली जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस आप आ सकते हैं कि सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। कितना मीटर थ्रो किया है? जैवलिन 88.13 मीटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? बेसिकली एग्विन यूएस में हुआ है। यहाँ किस में जीता? वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप में। ठीक है, और कितने मीटर फेंका उन्होंने? जैवलिन 88.13 मीटर। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाई अलर्ट एज दिल्ली रिपोर्ट्स मंकी पॉक्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स का रिपोर्ट के कारण दिल्ली हाई अलर्ट पे है अभी। ठीक है, तो हमको इसमें क्या जानना ज़रूरी है कि मंकी पॉक्स वायरस है क्या एक्चुअली में। तो एज़ पर अभी WHO ने क्या बोला है? WHO ने अभी इसको मंकी पॉक्स को, ये इन्फेक्शन को अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। ठीक है, और WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया मंकी पॉक्स वायरस को। तो आइए हम जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस ये बेसिकली आपका जूनोटिक होता है। क्या होता है? जूनोटिक, मतलब ये एनिमल्स और आपके ह्यूमंस दोनों में आते हैं, यानी दोनों में फैल सकते हैं। राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जूनोटिक। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? जीनस। जीनस किस जीनस से बिलोंग करता है? तो ये है आपका ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? मंकी पॉक्स वायरस जो आपका स्मॉल पॉक्स आपको होता है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो उसके फैमिली से रिलेटेड करता है बेसिकली, है ना। तो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस वही है इसका जीनस, और ये फैमिली क्या हो गया हमारा? पॉक्स विरिडे। ठीक है, एग्जाम इस तरह से आ सकते हैं, पॉक्स विरिडे। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से आ सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स वायरस क्या है, बेसिकली जूनोटिक है या नहीं। तो ये जूनोटिक वायरस है, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में होता है। जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस है, फैमिली पॉक्स विरिडे है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड ठीक है DNA वायरस है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये किस तरह का वायरस है? आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ मिला था? सबसे पहले आपको अफ्रीका में मिला था। अफ्रीका में, ये आपको वेस्टर्न अफ्रीका और आपके सेंट्रल अफ्रीका में इसको पाया गया था आपका ये मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले ये, और ये वहाँ का एंडेमिक भी है। और बेसिकली ये सबसे अफ्रीका में कहाँ पे? तो कॉन्गो में। कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे सबसे पहली बार इसको, ये वहाँ पे सबसे पहली बार इसका सिम्टम्स देखा गया कॉन्गो में। ठीक है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फिर आपके यूरोप में फैला। यूरोप के बाद अभी सभी जगह पूरे सारे कॉन्टिनेंट में ये फैल चुका है आपका मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला केस कहाँ पे आया? तो केरल में आया। ठीक है, केरल में सबसे पहला केस आया इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट केस। तो अभी दिल्ली में भी इसका केसेस देखने को मिला है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स में आपको क्या होंगे? बेसिकली फीवर होगा आपको, फीवर के साथ हेडेक हो सकता है, हेडेक, है ना। आपके मसल पेन होगा, बॉडी पेन होगा आपको। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो सकता है आपको, है ना, और रैशेस भी होंगे आपको। ठीक है, और आपके क्या होंगे? टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स वो आपके फूल जाते हैं। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। स्प्रेड कैसे होता है? बेसिकली स्प्रेड होता है अगर आप कंटामिनेटेड मीट लेते हो, तो कंटामिनेटेड अगर मीट लेते हो, ठीक है, तो भी आपको स्प्रेड करेगा। या फिर एनिमल्स के थ्रू, अगर एनिमल्स के से स्प्रे अगर बाइट कर ले या स्क्रैच कर दे, है ना, कोई भी अगर एनिमल्स अगर इन्फेक्टेड है अगर मंकी पॉक्स वायरस से, तो ऑब्वियसली उसके बाइट स्क्रैच से फैलेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इसमें, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होगा? आप इसे, अगर ह्यूमन का कोई बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है, सपोज सलाइवा हो सकता है, सपोज आपके बॉडी में जो क्या बोलते हैं, जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं उससे पस निकलता है, उससे भी हो सकता है आपको। जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उससे आपको हो जाएगा आपको। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, जिस तरह से चेचक फैलता है हमारा, ठीक है, तो चेचक कैसे फैलता है? राइट, चेचक में
टच से फैल जाता है चेचक, अगर जिसकी चेचक हुआ है आप उसके टच में आएंगे तो आपको फैल जाएगा, उस तरह से आपका मंकी पॉक्स वायरस भी आपको फैलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रेड किस तरह से, सिम्टम्स कैसा हो गया, हमने ये जान लिया कि कहाँ पे जेनस फैमिली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, तो नो क्योर है। ठीक है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ है मंकी पॉक्स वायरस का, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। 85% इसको प्रिवेंटिव किया जा सकता है आपको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से। अगर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा हुआ है तो अब इसको 85% आप इसका क्या कर सकते हो, इसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मंकी पॉक्स वायरस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम वही टॉपिक को चूज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा और जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बहुत हाई होगा। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अननेसेसरी पॉलिटिकल न्यूज़ेस, ठीक है, उसको हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, और एडिटोरियल्स यू कैन फाइंड माय एडिटोरियल्स ऑन वीकली एडिटोरियल्स, हमारा प्लेलिस्ट है वीकली एडिटोरियल्स का, वहाँ पे आपको एडिटोरियल्स सबको दिखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होगा वहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मंकी पॉक्स आउटब्रेक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है, चैलेंजेस ऑफ फाइबराइजेशन अहेड ऑफ इंडियाज़ 5G डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इंडिया का 5G डिप्लॉयमेंट हम लोग अभी 4G से 5G जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या चैलेंजेस आने वाला है वो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो फाइबराइजेशन होगा तो उसके फाइबराइजेशन के चैलेंजेस क्या होंगे, तो ये पूरा के पूरा आर्टिकल आपका उस पर बेस्ड है। तो आइए चलिए जानना चाहते हैं कि फाइबराइजेशन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो फाइबराइजेशन क्या है बेसिकली, आपको जब आप रेडियो टावर्स है, राइट, रेडियो टावर्स होते हैं, उसको कनेक्टिंग करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइबराइजेशन। ठीक है, 2 रेडियो टावर्स को अगर कनेक्ट करना है आपको तो आपको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को ही बोलते हैं हम लोग फाइबराइजेशन। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अगर हम रेडियो टावर्स को कनेक्ट कर रहे हैं फाइबर के थ्रू, फाइबर केबल्स के थ्रू, तो इससे होगा क्या बेसिकली, इससे हमको क्या मिलेगा, जितना भी नेटवर्क कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन मिलेगा। राइट, हम नेटवर्क कैपेसिटी, जो हमारा नेटवर्क कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेडियो टावर्स को फाइबराइजेशन कर दें या उसके ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर दें, तो साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हम डेटा को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जैसे ही 5G सर्विसेज चालू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डेटा का जो अमाउंट कैरी करने का जो अमाउंट है वो भी हमारा बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और हमारा नेटवर्क कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। साथ ही साथ हमारा क्या होगा, हमको एडिशनल बैंडविड्थ मिलेगा और हमारा बैकहॉल सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। बैकहॉल सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, बैकहॉल सपोर्ट जब हम डेटा को भेजते हैं, यानी डेटा आपका नेटवर्क के थ्रू जब कैरी होता है तो ये बैकहॉल सपोर्ट आपको वही रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को कैरी करने के लिए, है ना। तो बैकहॉल सपोर्ट एक कंपोनेंट है, जब डेटा जो आपका है ना, जो आपका डेटा ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, उसमें ये मदद करता है आपका बैकहॉल सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, फाइबराइजेशन से और क्या क्या हमको बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है हमारा क्या, कि हमको नेटवर्क कैपेसिटी का फुल यूटिलाइज होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, एक बार 5G सर्विसेज चालू हो जाए तब। साथ ही साथ हमको एडिशनल बैंडविड्थ मिलेगा और हमारा स्ट्रॉन्गर बैकहॉल सपोर्ट होगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फाइबराइजेशन। ठीक है, फाइबराइजेशन होता क्या है, फाइबराइजेशन का मतलब होता है कि रेडियो टावर्स को कनेक्ट करना बाय द, है ना, ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज कॉल्ड फाइबराइजेशन। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ फाइबराइजेशन, तो हमको ये बोलना है कि फाइबराइजेशन का मतलब होता है कि रेडियो टावर्स को कनेक्ट करना विद द वाया फाइबर केबल्स, दैट इज कॉल्ड फाइबराइजेशन। और इससे हमको क्या क्या मिलेगा, फुल यूटिलाइजेशन, है ना, कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोवाइडिंग एडिशनल बैंडविड्थ और स्ट्रॉन्गर बैकहॉल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फाइबराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी इंडिया का क्या स्टैंड है, राइट, इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट ऑफ टावर फाइबराइजेशन। ठीक है, इंडिया का क्या है, इंडिया कहाँ पे खड़ा है, तो हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा देश कहाँ पे खड़ा है। तो इंडिया में अभी करंटली सिर्फ 33%, सिर्फ ओनली 33% ऑफ टावर आपका फाइबराइज्ड हुआ है। ठीक है, सिर्फ 33% ही टावर ही हमारा फाइबराइज्ड हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे देशों से, लाइक साउथ कोरिया हो गया या US, जापान और चाइना, तो साउथ कोरिया में लगभग 65 से 70% आपका फाइबराइजेशन है, और US, जापान, चाइना तो 80 से 90% तक, है ना, उसके टावर फाइबराइजेशन है, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33% ही है। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी अराउंड। और नेक्स्ट है आपका क्या,
जो फाइबर किलोमीटर होता है, फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा, है ना, FKM बोलते हैं इसको, ये क्या बोलता है, ये भी हमारा बहुत ही कम है ना। एवरेज अगर देखते हैं तो एवरेज अगर है एक कंट्री को मिनिमम 1.3 किलोमीटर लगता है, 1.3 किलोमीटर ऑफ फाइबर पर कैपिटा, ठीक है। एक अच्छा फाइबराइजेशन करने का मतलब हो रहा है कि कंट्री को 1.3 किलोमीटर ऑफ फाइबर पर कैपिटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा कितना है, 0.09 है, राइट। तो हम बहुत ही कम है हम लोग, है ना। कम से कम 1.3 किलोमीटर होना चाहिए गुड फाइबराइजेशन, लेकिन इंडिया है 0.09 पे। अगर हम उसी जापान को देखें तो 1.35 है, ठीक है। US है 1.34, चाइना है 1.3, ठीक है। तो सब 1.3 के रेंज में है बेसिकली। तो वही बोल रहे हैं कि गुड फाइबराइजेशन करने के लिए आपका रेंज होना चाहिए 1.3 आपका फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा, पर इंडिया का है 0.09, तो जबकि बहुत ही हमारा पीछे। दिस इज द चैलेंजेस, ये सब तो चैलेंजेस है हमारे। ऑल्सो क्या है हमारे को, ऑल्सो नीड टू इंक्रीज डेटा कैपेसिटी इन द फाइबर टावर्स, ठीक है। ऑल्सो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया की ज़रूरत है कि हमको क्या डेटा कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा फाइबराइज टावर्स में। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अगर इंडिया 4G से हम लोग 5G ट्रांजिशन में जा रहे हैं तो हमको कितना का 16 गुना ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी। जो फाइबर केबल्स है ना, तो उसको 16 गुना हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फाइबर केबल्स की, अगर हम 4G से 5G में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया लाई कर रहा है, तो हमको समझ में आ गया कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ 33% ही हमारा टावर फाइबराइज हुआ है एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरिया और जापान, वहाँ पे 65, 70, 80, 90% है वहाँ पे, ठीक है। हमारा फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा भी बहुत लो है, एवरेज होता है 1.3, तो हमारा है 0.09, ठीक है। साथ ही साथ हमको डेटा कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है, और हमारा जो फाइबर है, बिकॉज हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं 4G से 5G के लिए, तो हमको कम से कम 16 गुना ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चैलेंजेस क्या है, व्हाट इज़ द चैलेंजेस, राइट। चैलेंजेस क्या है, जो टारगेटेड लेवल ऑफ फाइबराइजेशन है ना, जो हमको फाइबराइजेशन करना है उसका लेवल को रीच करने का भी वही तो चैलेंजेस है हमको सबसे पहले। तो इसके लिए हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, करीब 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम 2.2 करोड़ लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए जो 70% टावर को फाइबराइज करने के लिए, है ना। 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा इशू है। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, 2020 का इंडिपेंडेंस डे का उनका स्पीच था, उन्होंने बोला था कि बेसिकली हर एक गाँव को, है ना, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना है, ठीक है, 1000 दिन के अंदर, है ना, हर एक गाँव को। ये उनका विज़न था कि हर एक गाँव को, भारत के हर एक गाँव को 1000 दिनों के अंदर में, है ना, हर एक गाँव को ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन इस विज़न को अचीव करने के लिए, ठीक है, इस विज़न को अचीव करने के लिए हमको किस स्पीड से अपने को काम करना पड़ेगा, हमको करीब 1251 यानी 1251 किलोमीटर ए डे हमको बिछाना पड़ेगा फाइबर केबल, ठीक है। अभी करंट स्पीड है हमारा 350 किलोमीटर ए डे, है ना। एक दिन में हम लोग अभी रिसेंट अभी चल रहा है जो 350 किलोमीटर ए डे में हम बिछाते हैं फाइबर केबल। लेकिन अगर हमको 1000 दिन के अंदर अगर हर एक गाँव में आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुँचाना है तो हमको 1251 किलोमीटर ए डे बिछाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको अपना स्पीड को 3.6 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इस स्पीड में आना चाहिए हमको 1251 किलोमीटर ए डे के स्पीड में, करंटली चल रहा है 350 किलोमीटर ए डे, ठीक है। तभी जाके 1000 डेज़ के अंदर पूरा होगा, हर एक विलेज कनेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ वे रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका राइट ऑफ वे रूल्स, ठीक है। राइट ऑफ वे रूल्स का इसका मेन उद्देश्य क्या है, बेसिकली इसका मेन उद्देश्य है कि आपको एक नॉमिनल 1 टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा, है ना, अगर फाइबर बिचता है तो, ठीक है। और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगा कि किस तरह से कंट्री के अंदर जो ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन है जिसको OTL बोलते हैं उसको किस तरह से बिछाया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगा और 1 टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा राइट ऑफ वे रूल्स के तहत। लेकिन ये रूल्स तो ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो स्टेट्स हैं और UT हैं वो इस रूल को, सबको इम्प्लीमेंट करना है इस रूल को, लेकिन उन लोग इसको कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं, और उन लोग डिमांड कर रहे हैं क्या कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जाए तभी जाकर वो अलाइन हो पाएंगे, ठीक है। ये स्टेट और UTs का डिमांड है। साथ ही साथ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये लोकल बॉडीज़ हैं, वो भी एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि इस राइट ऑफ वे रूल्स के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया बेसिकली कि क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला चैलेंजेस क्या था, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस, है ना। हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए करीब 2.2 लाख करोड़ का, तभी जाके 70% टावर्स को हम लोग फाइबराइज कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि 1000 डेज़ के अंदर, है ना, सारे गाँव को आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाए,
ठीक है, उसके लिए हमको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अभी करंटली 350 किलोमीटर डे है, उसको हमको 1251 किलोमीटर डे करना पड़ेगा, जो कि 3.6 टाइम्स है, 3.6 टाइम्स है एक्चुअली। राइट ऑफ वे रूल्स है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, ताकि जो बाकी के स्टेट यूटी और हैं वो भी उसके अंदर उसको है ना अलाइन कर पाएँ, उसको मान लें अच्छा ठीक से। ठीक है, तो हमको राइट ऑफ वे रूल्स को भी अमेंड करना, ताकि सारे लोग, सारे स्टेट्स और यूटी कंसेंट हो जाए, उनका भी सहमति हो जाए इस चीज़ को मानने के लिए। ठीक है, तो हमने ये चैलेंजेस देख लिया है, हमने देख लिया कि इंडिया स्टैंड कहाँ पे करते हैं, हमने जान लिया कि फाइबराइजेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़ था बेसिकली फाइबराइजेशन का। तो इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है हमारा फाइबराइजेशन में, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम फाइबराइजेशन को हेल्प कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग 5G कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, 5G टेली डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं, राइट। तो क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ कर करके अपने नेटवर्क और बैकहॉल को इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, या 5G डिप्लॉयमेंट को ठीक कर सकते हैं क्या? तो हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है हाई कैपेसिटी बैकहॉल कनेक्टिविटी, है ना। क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से क्या होगा बेसिकली, ये आपको 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आसानी से दे देगा, साथ ही साथ ये उन क्षेत्रों में आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप जो आप टावर नहीं लगा सकते, जैसे लाइक माउंटेन में हो गया आपको, या रिमोटेड विलेज हो गया, आइलैंड हो गया, है ना। तो ऐसी जगह पे आप जहाँ पे टावर लगाना प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप 5G सर्विसेज दे सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या कर सकते हो कि 5G सर्विसेज को, यानी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क्स के थ्रू आप 5G सर्विसेज जैसे मूविंग व्हीकल्स में आप दे सकते हो, राइट। जैसे कार्स हो गए, शिप हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, हाई स्पीड ट्रेन्स हो गए, राइट। वहाँ पे टावर के थ्रू कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाता, तो वहाँ पे अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू अगर 5G सर्विसेज दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है बेसिकली। ठीक है, साथ ही साथ अगर स्पेस बेस यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, है ना, तुरंत सपोर्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी हैं, जैसे लाइक स्पोर्ट्स हो गए और डिफरेंट एंटरटेनमेंट जो वर्ल्ड में होते हैं, उसको भी हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग ईजिली कर सकते हैं बेसिकली। तो ये है बेसिकली आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से यस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग 5G डिप्लॉयमेंट या अपने जो नेटवर्क बैकहॉल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हमने फाइबराइजेशन जान लिया, इंडिया का स्टैंड जान लिया, चैलेंजेस जान लिया, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम 5G डिप्लॉयमेंट और नेटवर्क बैकहॉल सपोर्ट दे सकते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया अपने इसमें। कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए। Draupadi Murmu to take oath as India's 15th president today. She is the youngest and the first tribal person to occupy the top constitutional post. ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारे जो यंगेस्ट है ना प्रेसिडेंट बनी है, और वो 15वीं प्रेसिडेंट है बेसिकली, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू टू टेक ओथ एज ए 15th प्रेसिडेंट टुडे, तो ये बेसिकली बिलोंग करती है संथाल कम्युनिटी से, संथाल कम्युनिटी से। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है आपको कि द्रौपदी मुर्मू किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, संथाल कम्युनिटी से। संथाल कम्युनिटी 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है आपका। ठीक है, तो पहला हो गया गोंड, दूसरा हो गया भील, थर्ड हो गया आपका संथाल। संथाल का लैंग्वेज क्या है आपका, संथाली। ठीक है, और स्क्रिप्ट कौन सा यूज़ करते हैं पूछ सकता है, ओल चिकी, ओल चिकी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो। ठीक है, संथाल को हमारा जो 8th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल में इसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो 22 भाषा है ना, 8वें शेड्यूल में 22 भाषा है इंडिया का। ठीक है, उसमें संथाल भी है, संथाली लैंग्वेज भी है बेसिकली आपका। तो ये भी हम लोग जान लिया। संथाल, संथाल को 2 भागों में बांटा गया, एक संथा और प्लस अला। संथा का मतलब होता है आपका पीसफुल, पीसफुल या काम, और अला का होता है मैन यानी आदमी, यानी पीसफुल आदमी या पीसफुल या काम यानी शांत आदमी जिसको बोलते हैं, संथा प्लस अला। ठीक है, संथाल कम्युनिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लिया। ये बेसिकली आपको इसका जो पॉपुलेशन आपको बेसिकली आपको उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपको झारखंड। ठीक है, इस एरिया में आपको इनके पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं आपको संथाल कम्युनिटी के।
तो द्रौपदी मुर्मू संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ये आपकी यंगेस्ट है ना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है, प्लस ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्वेश्चन अगर आ सकता है आपके एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, तो द्रौपदी मुर्मू द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये सेकंड महिला प्रेसिडेंट है। ठीक है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, बिकॉज एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में तो आते ही हैं आपके कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है आपका बेसिकली है ना, ये होता है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? ठीक है, इसमें हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स किसके होंगे? तो पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे आपके। ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और यूटी के होंगे जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही फाइनल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, दिल्ली प्लस पुडुचेरी हो गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने लिया टेक एज ओथ 15th प्रेसिडेंट टुडे, तो ये भी याद रखिए कि 15वीं प्रेसिडेंट है। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, स्टडी ऑन स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे। ठीक है, स्नो लेपर्ड और उसके प्रे की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द हैबिटेट यूज्ड बाय द माउंटेन कैट एंड द साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शिप। ठीक है, जो स्नो लेपर्ड है बेसिकली, और जब इसको रिसर्च कैसे रिसर्च किया गया, तो रिसर्च में ऐसा पाया गया कि स्नो लिपर्ड जहाँ पे मिलता है बेसिकली, वहाँ पे आपका उसका जो प्रे है ना, तो उसका प्रे हो गया आपका साइबेरियन इबेक्स और ब्लू शिप। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे पाया जाता है बेसिकली, है ना। तो हमको बेसिकली ये जानना है कि स्नो लेपर्ड IUCN में इसका क्या कैटेगरी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। तो IUCN में इसको बोलते हैं वल्नरेबल है ये। ठीक है, IUCN में स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और ये शेड्यूल 1 में आता है बेसिकली। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, शेड्यूल 1 में है ये। ठीक है, तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू तो इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 1 में है स्नो लेपर्ड। IUCN में ये वल्नरेबल है। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? बेसिकली आपको हिमालयन रीजन्स में आपको मिलेगा, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे हाइट करीब आपको 3200 से लेकर के 5200 है ना मीटर के हाइट में होगा, यानी कि है ना 3200 से लेकर के 5200 यानी 5200 मीटर के हाइट पे जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं आपके हिमालयस, वहाँ पे आपको ये पाया जाता है स्नो लेपर्ड। ठीक है,
स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है, या वनरेबल होता है, शेड्यूल 1 में इसको मिला हुआ, शेड्यूल 1 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। पाया कहाँ जाता है, माउंटेनियस रीजन में 3200 से लेकर 5200 मीटर में, ठीक है। और ये आपका बोल रहा है बेसिकली न्यूज़ कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन स्नो लेपर्ड और उसका जो प्रे होता है साइबेरियन इबेक्स और ब्लू शिप, ठीक है। तो जहाँ पे साइबेरियन इबेक्स और ब्लू शिप रहते हैं बेसिकली, वहीं पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा आपको, उसका मतलब उसका प्रेजेंस वहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने कवर किया है कि ओलंपिक चैंप नीरज मेक हिस्ट्री विद जेवलिन सिल्वर, ठीक है, उनको सिल्वर मिला है। तो फर्स्ट कौन आया था, गोल्ड। तो गोल्ड आया था बेसिकली ग्रेंडास पीटर्स, ठीक है। ग्रेंडास पीटर्स रिटेन हिज टाइटल, दिस वन इज। तो हमको यहाँ से एग्जाम में आ सकता है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि नीरज ने 88.13 मीटर उन्होंने फेंका, ठीक है, अपना जैवलिन, और उन्हें सिल्वर जीता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये न्यूज़ था बेसिकली आपका, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।